नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि आपको परमाणु चैप्टर पढ़ाया जा रहा था और परमाणु की पुरानी अवधारणा और परमाणु की नई अवधारणा मैंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अब उसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब इसी क्रम में हम एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं और आपके अपने संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा आपको लगातार फ्री ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है और यहाँ से आपको लगातार सारा चैप्टर सारा सिलेबस आपका ख़त्म किया जा रहा है। आइए मेरे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं एक नए चैप्टर की तरफ। ठीक है मेरे बच्चों, आओ जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोगों ने अच्छे तरीके से भोजन कर लिया होगा, अपना लंच कर लिया होगा और अब आप अच्छे से एकदम आए होंगे, बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आप मेरे साथ लाइव आ जाइए और अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं। आइए मेरे बच्चों, देखिए चैनल पे जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, आइए जैसा कि मैं यहाँ पे थंबनेल लगा दे रहा हूँ, आप देख रहे हो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा बच्चों। आज तीसरा चैप्टर हमारा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसका ये पार्ट 1 हम आपके बीच में लेकर आए हैं। जो बच्चे हमसे क्लास 10th में पढ़े होंगे उनको मैंने ये चैप्टर लगभग पढ़ा दिया था क्लास 10th में ही। क्लास 10th में ही मैंने उनको ये चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था, लेकिन अब चूंकि 11th में फिर से सिलेबस में आपके है तो मैं आपको रिवीजन करते हुए नए पुराने जिसे सारे लोग पढ़ लें और जल्द से जल्द मैं ये चैप्टर आपका खत्म करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जो इसमें मेन जो है आपका जैसे परमाणु त्रिज्या है, आयनन विभव है, आयनन ऊर्जा है, वो सारी चीज़ों पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो एकदम परेशान ना हो, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। देखो मैंने आपको ये चीज़ें हाई स्कूल में ही पढ़ा दी थी, आप सोच सकते हो क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें आपको इंटर में मिलेंगी, इसलिए मैं जो पढ़ाता हूँ पूरा अप टू डेट सिलेबस पढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अब 10th में आपने पढ़ लिया है, अब 11th में आपको पढ़ने की इसकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, बस लेकिन रिवीजन के तौर पे आप चलते चलेंगे। देखिए बच्चों, जैसे आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं, आवर्त सारणी के बारे में हम लोग आवर्त सारणी देखते हैं। ठीक है कि आवर्त सारणी में बनाया जाता है, आवर्त सारणी में हम यौगिकों को बनाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं मेरे बच्चों, क्यों हम आवर्त सारणी बनाते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, हमें यही सारी चीज़ें देखनी है। आइए देखिए बच्चों, जब रसायन विज्ञान का विकास हुआ था, यानी कि जब रसायन विज्ञान का विकास हुआ था, यानी रसायन विज्ञान का जब उदय हुआ था, ठीक है, रसायन विज्ञान धीरे धीरे जब अपने समय पर आ रहा था, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा था, तो उस समय तत्वों की संख्या खोजी जा रही थी। तो उस समय तत्वों की संख्या बहुत कम थी। तत्वों की संख्या बताइए क्या थी? आप कहोगे सर तत्वों की संख्या बहुत कम थी। जैसे जैसे रसायन विज्ञान का विकास हो रहा था उस समय तत्वों की संख्या बताइए क्या थी? उस समय तत्वों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन मेरे बच्चों, जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे तत्वों की संख्या क्या होती गई बताइए? जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, यानी जैसे जैसे हम तत्वों की संख्या बढ़ाते गए वैसे वैसे क्या हुआ, क्योंकि जैसे जैसे रसायन विज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे तत्वों की संख्या भी क्या होगी। अच्छा अब एक हमें छोड़ो वो सब चीज़ें, पहले आप हमें ये बताओ, जैसे किसी क्लास में मान लीजिए 5 बच्चे हैं, किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, तो टीचर क्या करता है, पांचों बच्चों के बारे में पूरा जानकारी रखता है कि नहीं रखता? बच्चे ने क्या खाया है, बच्चे ने क्या पहना है, बच्चा क्या लेकर आया है, बच्चा कितना पढ़ता है, कितना तेज है, कितना कमजोर है। तो इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए केवल जैसे 50 तत्व थे, मान लीजिए अगर 50 तत्व थे उस टाइम या 20 तत्व थे उस टाइम, तो क्या हुआ 20 तत्व 50 तत्व का हम अध्ययन सरल से आसानी से हम अध्ययन कर लेते थे। लेकिन मेरे बच्चों आप ये बताओ, अगर यहीं पर आ जाए अभी 118 तत्व और आपसे कहा जाए क्या आप 118 तत्वों का अध्ययन कर लोगे, तो आप कहोगे नहीं सर मैं 118 तत्व का अध्ययन कभी नहीं कर पाएंगे। कभी कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या हुआ बच्चों, देखो जब रसायन विज्ञान का विकास हो रहा था, रसायन विज्ञान का जब उदय हो रहा था, रसायन विज्ञान का विकास हो रहा था, तो उस समय तत्वों की संख्या क्या थी बताइए? उस समय तत्वों की संख्या कम थी। उस समय तत्वों की संख्या क्या थी बताइए? कम थी। तो जब तत्वों की संख्या कम थी तो हम क्या करते थे, हम बड़े आसानी से क्या करते थे, तत्वों का अध्ययन कर लेते थे। 2-4 तत्व 10 तत्व जो भी रहते थे हम अध्ययन कर लेते थे। लेकिन मेरे बच्चों, जैसे जैसे रसायन विज्ञान का विकास होता गया, जैसे जैसे रसायन विज्ञान का विकास होता गया वैसे वैसे क्या होता गया बताइए? वैसे वैसे तत्वों की संख्या भी क्या होती गई? वैसे वैसे तत्वों की संख्या भी क्या होती गई बताइए? बढ़ती गई। और जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, अब आप मेरे बच्चों बताओ, जब तत्व की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या हम उसका अध्ययन कर पाएंगे? अब जहाँ 10 तत्व थे, अब कहीं जहाँ अगर 100 तत्व आ गए तो बताइए 100 तत्वों का अध्ययन कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या किया गया? इस वजह से आवर्त सारणी की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई बताइए? इस वजह से आवर्त सारणी की व्यवस्था की गई। ये सारी चीज़ें मैंने आपको
हाई स्कूल में पढ़ाया है। इस वजह से आवर्त सारणी की क्या की गई मेरे बच्चों, व्यवस्था की गई। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है जैसे जैसे मान लीजिए 100 तत्व है, अब उसमें से देखो उसमें से कैसे किया गया, जो सामान्य गुण धर्म वाले हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते थे, इनके जो लक्षण थे बच्चों, इनके लक्षण वो समान थे, इस वजह से इन्हें एक श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, ऐसे कैल्शियम, मैग्नीशियम ये समान है, इनको एक तत्व श्रेणी में रख दिया गया, यानी जो जो तत्व समान थे उन्होंने एक एक तत्व में रख दिया गया, और जो भिन्न भिन्न थे उन्हें अलग अलग कर दिया गया। अब आप बताओ, अगर हमें अध्ययन करना होगा, हम हाइड्रोजन का कर लेंगे तो इस वर्ग का सबका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए अध्ययन। अगर हम कैल्शियम का कर लेंगे तो इस वर्ग का सबका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए अध्ययन, हो जाएगा ना। तो अगर आपसे कोई पूछे मेरे बच्चों कि आवर्त सारणी की व्यवस्था क्यों की गई, क्यों आवर्त सारणी बनाया गया, क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी क्यों बनाया गया, क्या कारण था कि आवर्त सारणी बनाया गया, किस कारण से हम आवर्त सारणी बनाए, तो आप लिख देना, एक लाइन के आंसर है तत्वों के अध्ययन की सुविधा के लिए, तत्वों के अध्ययन की सुविधा के लिए, तत्वों के अध्ययन की सुविधा के लिए आवर्त सारणी की व्यवस्था की गई। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर हो गया है ना। आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, पहला आप लिखेंगे क्या कारण है, क्वेश्चन टाइम में लिखिए क्या कारण है कि आवर्त तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया, क्वेश्चन लिखिए क्या कारण है तत्वों को, क्या कारण है तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया, क्या कारण है तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया। लिखिए, रसायन विज्ञान के उदय के समय, अब रसायन विज्ञान के उदय के समय, अच्छा देखो यहाँ उदय शेट्टी मन लिख देना, उदय शेट्टी जो थे वो वेलकम पिक्चर, अगर आप लोगों ने देखा होगा वेलकम पिक्चर, तो उसमें उदय शेट्टी था, जो है नाना पाटेकर जो बना था वो उदय शेट्टी बना था, देखा होगा आप लोगों ने पिक्चर, वेलकम बैक, दोनों सुपर डुपर हिट गई थी जो है ना, तो वो उदय शेट्टी वो अलग है, जो है यहाँ पे उदय मतलब विकास से है। रसायन विज्ञान के उदय के समय तत्वों की संख्या बहुत कम थी, किंतु जैसे जैसे रसायन विज्ञान का विकास होता गया, वैसे वैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, अतः तत्वों के अध्ययन की सुविधा के लिए, इन्हें आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया, तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और जान लो, जो हमारे बच्चे क्लास 10th में ये सारी चीज़ें लिखे हैं उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लिखेंगे ये सब, वो ये टॉपिक जो है अपना उसी बुक कॉपी से ही पढ़ लेंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं लिखे हैं हम उनके लिए लिखवा रहे हैं ना। चलिए अब बच्चों देखो, इनके मतलब कि जब आवर्त सारणी के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना बहुत सारा मत दिया था कि कैसे व्यवस्थित किया जाए, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे लोग हिसाब से इनको व्यवस्थित किया गया, लेकिन सबका असफल होता गया। तो इनके पहले हैं आपके प्राउड की परिकल्पना, जैसे पहले थे आप प्राउड साहब आए थे, हेडिंग डालेंगे आप प्राउड की परिकल्पना, प्राउड की परिकल्पना। प्राउड की परिकल्पना, देखो ये बात सन 1815 ईस्वी की है। 1815 ईस्वी में
एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था प्राउड। जिनका क्या नाम था बताइए? प्राउड। सन 1815 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? प्राउड। इन्होंने मेरे बच्चों क्या बताया? इन्होंने बताया कि जितने भी तत्व हैं यानी सभी तत्व, इन्होंने ये बताया कि जितने भी तत्व हैं वो सब हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं बताइए? वो सब हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। जितने भी तत्व हैं वो सब हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। ध्यान दीजिएगा, सन 1815 ईस्वी में प्राउड ने बताया कि जितने भी तत्व हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं? वो सब हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। इसलिए सभी तत्वों के जो परमाणु भार हैं, ध्यान देना, अभी परमाणु क्रमांक की कहीं बात नहीं आएगी। अभी जो बात आएगी वो केवल परमाणु भार की आएगी। यानी जितने भी तत्व हैं वो सब हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं और वो परमाणु भार द्वारा क्या होते हैं? एक दूसरे से भी समान होते हैं। यानी सबका परमाणु भार लगभग एक दूसरे से समान रहता है, एक दूसरे से संबंधित रहता है। परमाणु भार क्या होता है? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 1H2, तो देखो हाइड्रोजन 1 और इसका परमाणु भार क्या हो गया? 2, या 2He4 जो ऊपर लिखा रहता है वो परमाणु भार होता है और जो नीचे लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जितने तत्व हैं, यानी उस समय जितने तत्व ज्ञात थे, उस समय जितने तत्व ज्ञात थे वो सब किससे मिलकर बने हैं बताइए? वो सब हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। वो सब हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं और ये परमाणु भार द्वारा, किसके द्वारा? ये सब परमाणु भार द्वारा क्या होते हैं? परमाणु भार द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परमाणु भार द्वारा संबंध दिखाते हैं। लिखेंगे सन 1815 ईस्वी में, सन 1815 ईस्वी में प्राउड ने बताया, सन 1815 ईस्वी में प्राउड ने बताया कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, अतः वे परमाणु भार द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अतः वे परमाणु भार द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, बताएं कहीं कोई दिक्कत? यहाँ तक की बातों में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। एकदम परेशान ना होइए, बस अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करके पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हूबहू मैंने आपको क्लास 10 में पढ़ा दी हैं, आप क्लास 10 का नोट्स देख लीजिएगा अपना। चलिए फिर देखिए अगला है बच्चों, हेडिंग डालेंगे डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत। डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत, हेडिंग कीजिएगा डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत। त्रिक मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? त्रिक मतलब होता है 3। त्रिक मतलब क्या होता है बताइए? 3। औसत कैसे निकाला जाता है? अगर मैं आपसे बात करूं औसत निकालने की, तो देखिए औसत कैसे निकालते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1 और 5 इनका औसत निकालिए। आप क्या करते हो? 1 और 5 जोड़कर इसको 2 से भाग दे दो, क्या औसत निकल जाएगा। ठीक है, यानी 2 तत्वों को जोड़कर उनको भाग दे दीजिए 2 से, तो वही उसका क्या निकल जाता है? वही उसका औसत निकल जाता है। तो डोवे राइनर ने क्या बताया था? त्रिक मतलब 3। इन्होंने 3 तत्व लिया, लिथियम लिया, सोडियम लिया और क्या लिया बताइए? पोटेशियम लिया। और तीनों का परमाणु भार लिया इन्होंने। क्रमांक की कहीं बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। परमाणु भार लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का क्या होता है बताइए? 45। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा अगर हम 3 तत्व लेते हैं और 3 तत्व में से पहले का और तीसरे का, अगर पहले और तीसरे, ध्यान दीजिएगा, पहले और तीसरे अगर हम औसत निकालते हैं तो वो दूसरे के बराबर मिल जाता है। तो 45 7 कितना हो जाएगा? 46। 46 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 23। अब आप देखो ये इसके बराबर मिल गए कि नहीं मिल गए? तो डोवे राइनर ने ये बताया कि अगर हम 3 तत्व लेते हैं और पहले और तीसरे का हम क्या निकालते हैं बच्चों? एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो जो एवरेज आता है वो क्या होता है? वो जो है दूसरे वाले परमाणु भार के बराबर हो जाता है। किस परमाणु भार के? तो आप कहोगे सर वो दूसरे परमाणु भार के क्या हो जाता है बताइए? बराबर हो जाता है। तो आप लिखिए डोवे राइनर ने बताया कि 3 तत्व
कि तीन तत्व को लेने पर तीन तत्व को लेने पर प्रथम और तीसरे तत्वों के परमाणु भार कैसे लिखेंगे? प्रथम और तीसरे तत्वों के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे अब ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बताएं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा दी है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा चूंकि सिलेबस में है तो फिर से आपको हम रिवीजन करा दे रहे हैं, तो आप रिवीजन के तौर पे पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी लगभग चीज़ें मैंने इसमें की आपको क्लास 10th में ही पढ़ा दी थी, जबकि हालांकि सिलेबस में आपके नहीं था, लेकिन तब भी मैंने आपको पढ़ा दिया था ये सारी चीज़ें, क्योंकि सिलेबस में आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी ही थी, लेकिन तब भी मैंने शायद पढ़ाया था आप लोगों को, याद कीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लीजिए और आप एकदम परेशान नहीं होंगे। जैसे देखिए 10th में जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया 11 से रिलेट करके पढ़ाया था, और ऐसे ही बच्चों जो हम आपको 11-12 में पढ़ा रहे हैं वो जान लीजिए पूरा BSc रिलेट करके पढ़ा दे रहे हैं। आपको कहीं दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप एकदम मौज से आराम से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा आपसे वादा है, ठीक है मेरे बच्चों। बताओ तो बच्चों देखो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है जो है बाहर, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।